तो आज के क्लास में जैसे अभी तक हमने रैक सिस्टम देखा, ठीक है। तो रैक में क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट लोडर होता है सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है चिरंतन? चंकिंग। चंकिंग। तीसरा स्टेप्स झांसी। ओके, ज्ञान? एम्बेडिंग। एम्बेडिंग। चौथा स्टेप सेव एम्बेडिंग इनटू वेक्टर डीबी। ओके, पांचवा स्टेप हो जाता है रिट्रीवल, और फिर लास्ट स्टेप्स क्या होता है, ऑगमेंटेशन एंड जनरेशन। ठीक है, तो ये टोटल ये 6 स्टेप होते हैं। और इसके यहाँ बाद पे हम एक स्मॉल डाउट है मुझे। हाँ, कोसाइन सिमिलरिटी जो हम चंक्स को जो यूनिक नंबर देते हैं उसको ही कहते हैं, राइट? या रिट्रीवल वाले में ये करते हैं? हाँ, रिट्रीवल में कोसाइन सिमिलरिटी एक जस्ट फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे मान लो आपके पास बहुत सारे मान लो आपके वेक्टर डीबी में आपने जितने चंक्स हैं, है ना, उनका सब ने आपने एम्बेडिंग कैलकुलेट करके सेव कर दिया। ठीक है, ये मान लो 10 चंक बन रहे हैं तो अपने 10 एम्बेडिंग वेक्टर आएंगे और 10 को आपने सेव कर दिया। ठीक, हम्म, अब क्या होगा कि ये हो गया, मान लीजिए डेटा, आपने जो भी डेटा लिया था पीडीएफ उसका आपने डेटा एम्बेडिंग, और ये मान लीजिए यहाँ पर सेव है। ठीक है, ये वेक्टर डीबी। अब यूजर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है, आ, उसको हम क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, क्वेरी का भी एक एम्बेडिंग कैलकुलेट होता है। ठीक है, और इसका डायमेंशन और इनका डायमेंशन सेम ही होगा। ठीक है, तो ये क्या देखता है, मान लीजिए आपने यहाँ पास k की वैल्यू 3 कर दी, मान लीजिए जो रिट्रीवल है उसमें k की वैल्यू 3 है, तो ये क्या करेगा, ये वेक्टर डीबी में जाएगा और देखेगा कि सबसे सिमिलर एम्बेडिंग कौन है, टॉप 3 निकालेगा जो कि सबसे सिमिलर है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मान लीजिए उसने 3 चंक निकाला, थर्ड वाला, सेवेंथ वाला और नाइन्थ वाला। ठीक है, तो ये 3 चंक आ गए, तो ये किस बेसिस पे निकालेगा, बेसिकली वो क्या करता है, दोनों को कोसाइन सिमिलरिटीज का यूज करता है। तो मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, है ना, ये वेक्टर है ए, कोसाइन सिमिलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए और बी डॉट प्रोडक्ट, और ये होता है मैग्नीट्यूड, मतलब ठीक है, L2 नॉर्म बोलते हैं। तो इस बेसिस पे ये कोसाइन सिमिलरिटी में क्या होता है कि स्कोर निकलता है। मान लीजिए ये स्कोर -1 to 1 वेरी करता है, तो ये क्या करेगा, जो वेक्टर ए है सभी के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, सभी के साथ करेगा। जो ए डॉट बी दिख रहा है ना, तो बी बेसिकली मान लीजिए 1 to 10। ठीक है, और सभी का स्कोर आएगा, टोटल 10 स्कोर आएंगे, करेक्ट। तो टोटल 10 स्कोर को री रैंक करेगा कि बेसिकली सबसे ज्यादा स्कोर किसका है। ठीक है, और वो फिर उसमें से टॉप 3 को निकाल देगा। ठीक है, तो मान लीजिए थर्ड सेवंथ नाइन्थ, या एक मिनट जस्ट, हाँ ठीक है, हाँ, तो थर्ड सेवंथ नाइन्थ, तो ये क्या करेगा, थर्ड सेवंथ नाइन जो डॉक्यूमेंट है, तो कोसाइन सिमिलरिटी क्या हो गया कि जस्ट ये थर्ड सेवंथ नाइन्थ निकालने का जो फॉर्मूला है ना, मतलब ये जो, उसको हम कोसाइन सिमिलरिटी बोल रहे हैं। ओके। और ये हम क्या करें, फाइनली इसमें से 3 डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं, इसी को, इस प्रोसेस को हम रिट्रीवल बोल रहे हैं। ठीक है,
और ये ये तीनों जो चंक हैं, थर्ड सेवंथ नाइन्थ वाले जो भी टेक्स्ट हैं, इसको हम किस में पास कर रहे हैं? एज अ कॉन्टेक्स्ट। इसी को हम कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट प्लस क्वेरी प्लस सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये तीन चीज को जब हम ऐड कर देते हैं तो इसी को हम ऑगमेंटेशन बोल रहे हैं। अभी भी जनरेट नहीं हुआ है, तीनों चीज को हमने कंबाइन कर दिया और फिर एलएलएम को हमने या एआई मॉडल को हमने ये भेज दिया, ठीक है। तो एआई मॉडल फाइनल आंसर जनरेट करता है, तो इसको हम जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो आज के क्लास में मेनली ये है कि लेट्स से कि आपका जनरेट हो गया है ना, अब आप उसको चेक कैसे करोगे कि कितना एक्यूरेट है। क्योंकि रैक सिस्टम में सबसे ज्यादा, मान लीजिए आपने किसी कंपनी, आपने बोला कि हाँ हाँ आपने सारे कनेक्शन कर दिए और बोल दिया कि मेरा रैक सिस्टम तैयार है, ठीक है। तो कोई भी होगा बोलेगा ओके रैक सिस्टम तैयार, चलो ठीक है, ये आंसर दे रहा है, पर ये कितना एक्यूरेट है, मतलब वो जो मान लीजिए आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो तो आप बता सकते हैं कि ओके ये इतना परसेंट एक्यूरेट है, तो वो एक्यूरेसी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास उसके बारे में है कि रैक को हम इवेलुएट कैसे करते हैं, रैक इवेल्युएशन, ठीक है। तो रैक इवेल्युएशन से पहले कुछ टर्म आते हैं, जिसको हम, काफी फेमस एक टर्म है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब मशीन लर्निंग आया था तो उसमें एमएल मॉडल होते हैं, तो एमएल मॉडल में क्या रहते हैं, अलग अलग वो रहते हैं। जैसे एक एक मॉडल मान लीजिए आपका क्लासिफायर, ठीक है। क्लासिफायर क्या करता है, क्लासिफायर मॉडल मान लीजिए आपका आपने 4 क्लासेस बना ली, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो डॉग, कैट और हॉर्स और एक लायन, ठीक है। आपने एक क्लासिफायर बनाया है जो कि क्या करता है कि आप कोई भी इमेज दो, उसको वो क्लासिफाई कर देगा कि वो डॉग है, कैट है, हॉर्स है या लायन है, ठीक है। तो क्लासिफायर मॉडल, मान लीजिए आपने एक क्लासिफायर मॉडल बना दिया, एमएल मॉडल, और आपने यहाँ कोई इमेज पास की, ये क्या बता देगा, इसका आउटपुट क्या होगा, या तो लायन आएगा, कैट आएगा, या तो हॉर्स, या तो डॉग, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपने क्लासिफायर मॉडल बना दिया, अब लेकिन कि आ, वो कितना परसेंट एक्यूरेट है, एक्यूरेट कहने का मतलब कि मान लीजिए आपने लायन लायन दिया और उसने आउटपुट में डॉग दे दिया, ठीक है। कुछ इमेज को तो वो लायन है तो उसको लायन बता रहा है, लेकिन कुछ इमेज को वो लायन है लेकिन फिर भी डॉग बता रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एमएल मॉडल है, आपने एक मॉडल ट्रेन किया हुआ है जो कि केवल क्लासिफाई कर रहा है, लेकिन उस मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, तो उसके लिए एक मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। जिसके बेसिस पे हम ये चीजें इवेलुएट करते हैं। तो कोई भी मॉडल की, जैसे कई जगह आपने देखा होगा एक्यूरेसी इतनी, मतलब आप इवन चैट जीपीटी का भी है तो उसके अलग अलग बेंचमार्क आते रहते हैं, जिसमें कि जिनका, जैसे इनका कुछ कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन, कुछ डेटा सेट प्रिपेयर किया जाता है कि ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, जेमिनी ने क्लॉड को बीट कर दिया या ओपन एआई को बीट कर दिया ये मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो मेनली जो टर्म यूज होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पास मेन फोकस रहेगा रैक के बारे में, ठीक है। तो कुछ टर्म है जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में, अगर मैं सिंपल उसमें बोलूं तो मान लीजिए कि एक मैं बनाऊं एक्चुअल और एक होता है प्रेडिक्शन, ठीक है। और एक टर्म आता है, मान लीजिए एक्चुअल, पॉजिटिव और निगेटिव, और प्रेडिक्टेड पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। मान लीजिए कि एक्चुअल में पॉजिटिव था और प्रेडिक्शन में भी पॉजिटिव आया, ठीक है।
एक्चुअल में पॉजिटिव था और प्रेडिक्शन में भी पॉजिटिव आया। अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं कि मान लीजिए कि एक बीमारी है ना, डिसीज। डिसीज डिसीज को मान लो कि पॉजिटिव बोल रहे हैं, और नो डिसीज को निगेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, उसको मैं पी और एन से वो मान लो किया हूँ। ओके, पी ओ एस एन ई जी। ठीक है, मतलब बीमार है तो पॉजिटिव, नहीं बीमार है तो निगेटिव। ठीक है, आपने एक मॉडल बनाया, एमएल मॉडल, जो कि केवल यही करता है, पॉजिटिव या निगेटिव बताता है। तो पॉजिटिव अगर वो बता रहा है तो उसका मतलब है कि डिसीज है, निगेटिव है तो नहीं डिसीज है। ठीक है, तो एक्चुअल में मान लो कोई बंदा गया, उसको वो बीमार था और प्रेडिक्शन क्या हुआ, बीमार। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव और प्रेडिक्शन भी पॉजिटिव, तो इसको हम बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव। अब दूसरा केस क्या है कि एक्चुअल में बीमार था लेकिन प्रेडिक्शन क्या हुआ कि वो बीमार नहीं है, तो इसको बोलते हैं फॉल्स निगेटिव। ठीक है, फिर क्या है, एक्चुअल में वो बीमार नहीं था, निगेटिव मतलब बीमार नहीं है, लेकिन प्रेडिक्शन क्या हुआ कि वो बीमार है, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, ऐसी फिर एक और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्चुअल में वो बीमार नहीं था और जो प्रेडिक्शन हुआ वो भी बता रहा है कि वो बीमार नहीं है, तो इसको बोलते हैं ट्रू निगेटिव। ठीक है, ओके। अब मान लो, चलो ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स फॉल्स निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव। ठीक है, मान लो मेरे को एक्यूरेसी बताना है, एक एमएल मॉडल है, उसकी एक्यूरेसी चेक करना है। ठीक है, तो एक्यूरेसी में क्या है, मान लो 100 केसेस थे। ठीक है, मान लो 100 लोग का मेरे पास डेटा है, और जिसमें कि मेरे को पता है कि कितने एक्चुअल में बीमार थे। ठीक है, मान लो कि उसमें बीमार कितने 60। ओके, मान लो 20 क्या थे पॉजिटिव, और 80 निगेटिव। ठीक है, अब तो ये एक्चुअल केस था। ठीक है, एक्चुअल, और मॉडल ने क्या किया कि 85 को निगेटिव बताया। ठीक है, और 15 को पॉजिटिव बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल देने में वो है, एक डायरेक्ट डॉक्यूमेंट से दिखा देता हूँ। चलो ये मान लो कि ये एक एग्जांपल है, सेम जैसे ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव देख लिया। मान लो एक आपने एक मॉडल बनाया। ठीक है, स्पैम ईमेल क्लासिफायर। ठीक है, अब उसमें क्या था, एक्चुअल में 60 स्पैम थे और 40 नॉट स्पैम थे, ये एक्चुअल केस है। ठीक है, अब मॉडल क्या प्रेडिक्ट करता है, मॉडल ने 50 को बताया स्पैम और 50 को बताया नॉट स्पैम, HAM मतलब नॉट स्पैम। अब 50 जिनको स्पैम बताया उसमें एक्चुअली 45 स्पैम थे, जिसको हम ट्रू पॉजिटिव बोल रहे हैं, और 5 नॉट स्पैम जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, और ऐसी सेम केस में इसको 15 को एक्चुअली में स्पैम थे और 35 नॉट स्पैम थे। एक
तो इसमें मान लो कि एक्यूरेसी बताना है, ठीक है। एक मिनट, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, एक्चुअल और ये प्रेडिक्शन, ठीक है। नेगेटिव, ठीक है। तो मान लो कि इसमें एक टर्म आता है एक्यूरेसी, ठीक है। तो एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं कि जितने मान लो कि आपने एक मॉडल बनाया और उसमें एक्यूरेसी निकालने हैं। तो एक्यूरेसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। मतलब ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव क्या है कि मान लो कि ट्रू पॉजिटिव क्या है कि कोई बीमार था और मॉडल ने बीमार बताया, तो उसको हम ट्रू पॉजिटिव बोल रहे हैं। और ट्रू नेगेटिव क्या है कि वो बीमार नहीं था और मॉडल ने बीमार नहीं बताया, ठीक है। तो मतलब दोनों ही केस में सही बताया है, मतलब कोई बीमार नहीं है तो उसको नहीं बीमार बता रहा है, कोई बीमार है तो उसको बीमार बता रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला देखो, ये दोनों ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव ये है। अब मान लो एक्यूरेसी चेक करना है कि मॉडल कितना सही बता रहा है, तो सबसे पहले ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, तो इसका मतलब होता है एक्चुअल, इसका मतलब होता है करेक्ट प्रेडिक्शन, ठीक है, करेक्ट प्रेडिक्शन। और नीचे का जो है अगर वो बोले तो टोटल प्रेडिक्शन, टोटल प्रेडिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पास जो स्पैम वाला था, इसमें अगर हम ये करें तो मान लो कि टोटल 100 ईमेल थे और उसमें एक्चुअल में 60 स्पैम थे और 40 नॉट स्पैम थे, ठीक है। तो जब मॉडल प्रेडिक्ट किया उसने 50 को स्पैम बताया, ठीक है। अब 50 को जिनको स्पैम बताया उसमें हो सकता है कि कुछ ना भी स्पैम रहे हो, उनको भी स्पैम बताया हो, और कुछ वाकई में स्पैम थे जिनको स्पैम बताया। तो यहाँ पास 45 जो थे एक्चुअली में स्पैम थे और उनको वो मतलब 45 को सही तरीके से बताया, और 5 जो है जिनको फॉल्स पॉजिटिव हम बोल रहे हैं, जो कि स्पैम नहीं थे लेकिन इसने स्पैम बताया, ठीक है। सिमिलरली ये है। अब मान लो कि इसको हम ट्रू पॉजिटिव बोल दिए, फॉल्स पॉजिटिव, ये सब। अब इस केस में अगर एक्यूरेसी निकालना है, ठीक है, तो एक्यूरेसी निकालने के लिए ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू है 45 और ट्रू निगेटिव की वैल्यू है 15 और फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू है 5 और फॉल्स निगेटिव की वैल्यू है 35, ठीक है। तो यहाँ पास आता है, ठीक है। तो मान लो इसकी एक्यूरेसी निकालनी है, तो 45 प्लस 15 अगर पुट कर दें ट्रू नेगेटिव, तो ये मतलब क्या है कि इतनी चीजों को, ये दोनों चीजों को इसने करेक्टली बताया है, ठीक है। और यहाँ फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, ये मतलब हो गए कि इनको इसने गलत बताया है, ठीक है। टोटल प्रेडिक्शन में इतने गलत हैं, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, 45 प्लस 15 60 और डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी हो गई, 0.6 या 60% एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये होता है, मतलब कोई भी क्लासिफिकेशन मॉडल है उसको इस वे में एक्यूरेटली, मतलब जो प्रेडिक्शन है उसका कितना एक्यूरेसी है ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो ये जनरली यूजफुल होता है जब बैलेंस डेटा सेट रहता है। बैलेंस डेटा सेट मतलब कि स्पैम और नॉट स्पैम दोनों की संख्या लगभग एक जैसे हो, ठीक है। मान लो कि उसको हम बेसिकली बैलेंस बोलते हैं।
लेकिन अगर मान लो कि एक मॉडल बनाया, एक मान लो डेटा सेट है, ठीक है, मान लो 1000 है, और उसमें ये करेक्ट डेटा सेट है, ठीक है, तो इसमें मान लो 990 लोग को लेट्स से कि कैंसर, नो कैंसर, ठीक है, या इसको लेट्स से कि नॉर्मल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल, ठीक है, और 10 को हम कैंसर बोल रहे हैं, मतलब ये एक्चुअल केस है, ठीक है। जब भी ये सब चेक किया जाता है तो पहले से कुछ लेबल डेटा रहता है। लेबल डेटा मतलब कि जो भी चेक कर रहा है उसको पता है कि इतने लोगों को ये है, ठीक है, और वो जब भी मॉडल को टेस्ट करना होता है तो वो फिर उस डेटा पे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो मान लो एक डेटा सेट है जिसमें कि 990 लोग का डेटा है, जिसमें कि 990 लोग नॉर्मल हैं, 10 लोग को कैंसर है, ठीक है। अब एक मान लो कि मॉडल बनाए और वो चेक करेगा कि बेसिकली किसी बंदे को कैंसर है कि नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या किया, मॉडल ने 995 या लेट्स से मॉडल ने क्या किया कि सभी को नॉर्मल बता दिया, मतलब 1000 को नॉर्मल बता दिया, ठीक है, मतलब किसी को भी कैंसर नहीं है, ठीक है, जबकि एक्चुअल में 10 लोगों को कैंसर है। इस केस में एक्यूरेसी क्या आएगा, इस केस में जो एक्यूरेसी है क्योंकि 990 में जैसे 990 लोगों को कैंसर था तो उनको तो वो नॉर्मल थे, तो उनको तो नॉर्मल बता रहा है, लेकिन जो 10 लोग जिनको कैंसर था उनको भी ये नॉर्मल बता दे रहा है, तो ये एरर है बेसिकली, ठीक है, ये एरर है। तो इस केस में जो एक्यूरेसी आएगा 990 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, 99% एक्यूरेट। पर ये क्या है, ये इस केस में ये गलत है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो कैंसर है वो डिटेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पास फिर भी मॉडल का जो एक्यूरेसी है वो हाई है। तो उस केस के लिए क्या आता है, और भी पैरामीटर बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन का एक फॉर्मूला था ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक्चुअल करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शन, ठीक है। तो यहां मान लो कि यहाँ ट्रू पॉजिटिव 0 आ जाएगा क्योंकि एक भी इसने वो नहीं किया आउट ऑफ, तो इसका एक्यूरेसी इस केस में प्रिसीजन काफी कम आएगा। माँ कुछ और एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, मान लो ये स्पैम वाला ही होता तो उस केस में एक्यूरेसी क्या आ रही थी, सॉरी, यहाँ पर एक्यूरेसी 80% आ रही थी और जो प्रिसीजन है वो 90% आ रहा है, ठीक है, ये है। फिर एक और होता है रिकॉल, तो रिकॉल में ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, ठीक है। रिकॉल में क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, ठीक है। फिर ऐसे एक F1 स्कोर होता है जिसमें क्या होता है, टू टू इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ठीक है। मान लो कि ये कुछ मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या अभी हमने देख लिया, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर, ठीक है। तो
ये समझो, अगर सिंपल टर्म में लेट्स से फार्मूला वगैरह कुछ हो नहीं करना, तो ये समझो कि एक्यूरेसी हमेशा एक्यूरेसी हाई हो सकती है, लेकिन जो मेन चीजें हैं, जब भी इम्बैलेंस चीजें हैं डेटा सेट में, अगर क्लासिफाई कर रहे हैं मान लो कैंसर नॉन कैंसर, तो 990 नॉर्मल होगा, 10 कैंसर है, तो वो उसको बोलते हैं इम्बैलेंस, मतलब दोनों डेटा 50-50% नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या मैट्रिक्स यूज की जाती है, प्रिसीजन और रिकॉल। तो जनरली अगर ये दोनों वैल्यू हाई हैं, ठीक है, तो अच्छा माना जाता है, हाई प्रिसीजन हाई रिकॉल। ठीक है, और F1 क्या रहता है, जस्ट दोनों का मीन क्या बोलते हैं, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल, इन दोनों को कंबाइन करके एक स्कोर बनता है, तो F1, जिसको F1 स्कोर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यूज होती हैं बेसिकली कोई किसी भी चीज, कोई भी मॉडल की एक्यूरेसी वो करने के लिए, ठीक है, जानने के लिए। अब यहाँ पास जो हमारा रैक सिस्टम है, ठीक है, वहां पास इसको कैसे यूज करते हैं, रैक सिस्टम में सबसे पहले कि उसको इवेलुएट कैसे करना है। ठीक है, तो रैक सिस्टम को इवेलुएट करने का कई तरीके हैं। जैसे एक होता है ह्यूमन इवेलुएशन, LLM एज अ जज, ऑटोमेटेड, और भी अलग अलग वो हैं, रेफरेंस फ्री इवेलुएशन, हाइब्रिड इवेलुएशन, इवेलुएशन फ्रेमवर्क। ठीक है, मतलब इवेलुएशन फ्रेमवर्क जस्ट वो है, मेनली मान लो कि कोई भी रैग सिस्टम है, तो उसको इवेलुएट करने के लिए सबसे पहला क्या तरीका हो सकता है, सिंपल भी तो वो क्या हो सकता है, ह्यूमन इवेलुएशन। ठीक है, ह्यूमन इवेलुएशन कहने का मतलब कि आपने एक रैग सिस्टम बनाया और उससे जो आंसर जनरेट हो रहा है आपने देखा, और क्योंकि आपको पता है कि जो मैं डॉक्यूमेंट जो हमने लोड किया है उसमें क्या आंसर था, मतलब आप लेट से कि आपको सारी चीजें पता है, अब आप देख रहे हो कि LLM मॉडल क्या आंसर दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो कि ये रैग सिस्टम सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है ना। तो उस चीज को हम बेसिकली ह्यूमन इवेलुएशन बोलते हैं। मतलब यहाँ जो इवेलुएट करने वाला है वो क्या है, ह्यूमन है, और वो मैनुअली चीजें देख रहा है। ठीक है, दूसरा एक होता है LLM एज अ जज। तो LLM एज अ जज में क्या करते हैं कि हम LLM के थ्रू रैक को इवेलुएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से कि ह्यूमन इवेलुएशन पे आते हैं। मान लो एक ह्यूमन एनोटेटर रेट द क्वालिटी ऑफ रिट्रीव चंक और जनरेटेड आंसर ऑन डिफाइंड क्राइटेरिया। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान है, ह्यूमन एनोटेटर, एनोटेटर क्या होता है, जो कि ना लेबल करता है, मतलब मान लो आपने किसी बंदे को हायर किया जो कि क्या करेगा, उस चीज को लेबल करेगी, क्योंकि इस को इसको मैं ये सही है या गलत है, या किसी को बुलाया जो कि उसको जज करे, तो उसी को हम बेसिकली ह्यूमन एनोटेटर बोलते हैं। एनोटेटर का काम केवल क्या रहता है, उसको कुछ स्कोर दे देना और प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना। ठीक है, मान लो जैसे कि डेटा एनोटेटर रहते हैं, तो डेटा मान लो कि कोई कैट की इमेज है तो उसके सामने कैट लिख देगा। ठीक है, या लायन की इमेज है तो उसके सामने लायन लिख देगा, ताकि हमको पता रहे कि ओके ये चीजें ये है, तो उनको एनोटेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन एनोटेटर यहाँ पास क्या होगा कि वो देखेगा कि आंसर सही है या नहीं है और उसके बेसिस पे स्कोर देगा। ठीक है, तो और यहाँ पास क्या बोला, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड बट इज एक्सपेंसिव एंड स्लो। ठीक है, मान लो आपने एक 100 पेज का, आपने 100 या 1000 पेज का आपने डॉक्यूमेंट लोड किया और उसका रैक सिस्टम बनाया, और आपने मान लीजिए कि 1000 क्वेश्चन कर दिए, 10,000 क्वेश्चन आपने जनरेट किए, और आपने एक एनोटेटर को हायर किया जो कि वो क्या करेगा कि वो क्वेश्चन को डालेगा और देखेगा उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, और उसको इवेलुएट करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम बोलते हैं कि इवेल्युएशन को ह्यूमन इवेल्युएशन। ठीक है, अब वो क्या क्या चेक कर सकता है, रेलिवेंस। ठीक है, यहाँ पास कुछ टर्म है काफी इंपॉर्टेंट है। पहला जो समझ अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हो, मेरे को लग रहा है कि लगा होगा, ट्रू पॉजिटिव ये सब, तो लेट से कि थोड़ा देर के लिए उसको भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पास ये टर्म समझना ज्यादा जरूरी है,
रेलिवेंस, फेथफुलनेस, कंप्लीटनेस, फ्लुएंसी, कंसाइजनेस। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म है रेलिवेंस। ठीक है, मान लो कि आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब उसने जो आपका जो रैक सिस्टम वो फाइनल आंसर दे रहा है, ओके कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। ठीक है, तो ये क्या है कि जो क्वेश्चन पूछा वही आंसर दे रहा है, तो ये किसको बोलते हैं, ये इसको हम रेलिवेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इस पे स्कोर दे सकते हैं हम। मान लो कि आ, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आधा आंसर तो उसने दिया ठीक, आधा उसने नहीं दिया, तो उसको हम बेसिकली ह्यूमन को बैठाएंगे, जिसको हम बोलेंगे कि आंसर को 1 to 5 में वो दो। ठीक है, इट इज सेम लाइक कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो और 10 नंबर का क्वेश्चन है, और जो टीचर है वो आपको 0 से 10 के बीच में, अगर उसको एकदम ही खराब लगा तो उसने 0 दे दिया या 2 दिया, मतलब डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेट, उसको जितना एक्यूरेट लगेगा टीचर को उतना उसके हिसाब से नंबर देते, उसको हम बेसिकली रेलिवेंस बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा हो गया फेथफुलनेस। ठीक है, फेथफुलनेस का मतलब क्या हो गया, इज एवरी क्लेम सपोर्टेड बाय द सोर्स। ठीक है, इस पे आते हैं। थर्ड आता है कंप्लीटनेस। ठीक है, डज द आंसर कवर ऑल की पॉइंट्स। ठीक है, आंसर कंप्लीट है कि नहीं है, इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस। फिर फ्लुएंसी। ठीक है, फ्लुएंसी का मतलब कि इज द लैंग्वेज नेचुरल एंड कोहेरेंट, मतलब कि जो आंसर दे रहा है वो फ्लुएंट है कि नहीं है। ठीक है, जनरली ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्लुएंसी और कंसाइज, और कंसाइजनेस भी इज इट अप्रोप्रिएटली ब्रीफ। ठीक है, मतलब कंसाइज है कि नहीं है, मतलब बहुत फालतू की भी चीजें तो नहीं है, तो उस चीज को हम कंसाइजनेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम केवल पहला 3 पॉइंट देखें, रेलिवेंस, फेथफुलनेस, या और ज्यादा मैं बोलूं तो रेलिवेंस एंड फेथफुलनेस। ठीक है, तो मान लो यहाँ एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि क्या है एग्जांपल, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। अब आंसर क्या है, एलएलएम ने आंसर दिया, जो आपका रैक सिस्टम है, डायबिटीज सिस्टम इंक्लूड फ्रीक्वेंट, ये सब। ठीक है, और यहाँ कॉन्टेक्स्ट भी दिया, चंक फ्रॉम मेडिकल पीडीएफ। ठीक है, अब आपने ये देखा, अब आपको सबसे पहले देखना है कि मान लो कि आपको स्कोर देना है, ऐसा समझो ह्यूमन इवेल्युएशन, कि आप हो, आपके पास ये क्वेश्चन आया, ये आंसर आया, और ये चंक आया। चंक यहाँ पास वो दिया नहीं है, पर मान लो कि ये चंक में ये था जिसके बारे में, डायबिटीज के बारे में वो था। ठीक है, तो उसको हम कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं। ठीक, अब आपने देखा कि सबसे पहले आपको ये 5 पैरामीटर पे आपको रेटिंग करना है। ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर क्या हो गया, रेलिवेंस, कि जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आंसर उसी से रिलेटेड है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको आपको लेट से कि आपको वहां रेटिंग देनी है 1 to 5, तो मान लो आपने 5 रेटिंग दे दी। ठीक है, कि डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन। दूसरा फिर क्या है, फेथफुलनेस, इज एवरी क्लेम सपोर्टेड बाय द सोर्स। ठीक है, तो आपने यहाँ चंक देखा, और चंक में जो जो आंसर था, ये उससे कुछ जो भी यहाँ पर चीजें हैं, ये इससे ली गई हैं कि नहीं ली गई हैं। ठीक है, फेथ, उसी को हम फेथफुलनेस या ग्राउंडनेस भी बोलते हैं। तो ये हो गया, इसको में हमने एक रेटिंग दे दी। फिर सिमिलरली कंप्लीटनेस, डज द आंसर कवर ऑल की पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि मिसिंग वेट लॉस, स्लो हीलिंग, ये सब मान लो कि मिसिंग लगा। ठीक है, इट इज अप टू इंडिविजुअल कि उसको क्या लग रहा है कि आंसर कंप्लीट है कि नहीं है। फिर कंसाइसनेस, वहां पास आपने नंबर दे दिया। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि ये तो एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मान लो आपने ऐसे 1000 10,000 क्वेश्चन बना दिए, और एक आदमी को बैठा दिए जो कि ये सब चेक कर रहा है। ठीक है, और फाइनली फिर आप क्या करोगे, टोटल स्कोर निकालोगे, फेथफुलनेस के सारे स्कोर निकालोगे, टोटल में कितना एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजों के हेल्प से आप रैक को इवेलुएट कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन इवेलुएशन। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, अब प्रॉब्लम ये हो सकता है कि मान लो कि एक आदमी को बैठा है, हो सकता है उसको उस डॉक्यूमेंट का उतना नॉलेज ना हो, तो वो क्या करे, 2 3 तो उसने देखा, लेकिन उसके बाद धीरे से, मतलब स्लोली वो क्या कर सकता है, हो सकता है वो टायर्ड होके कुछ गलत वो दे दे रिव्यू, मतलब जस्ट उसको काम तो कंप्लीट करना है, कोई चेक तो वो क्या करते कुछ भी
गलत रिव्यू भी दे सकता है, ठीक है। तो एक चांस है कि ह्यूमन एरर हो सकता है। दूसरा, बायसनेस भी हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है कि एक तो टाइम टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, उसको इवेलुएट करने में, क्योंकि वो एक एक करके जा रहा है, तो ये सब में टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ड्रॉबैक हैं। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, कब यूज करना चाहिए, सबसे पहले अर्ली स्टेज प्रोडक्ट इवेल्युएशन। मान लो कि जस्ट आप बना रहे हो, उस समय चेक करना चाह रहे हो, तो उस केस में आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। फाइनल वैलिडेशन ऑफ एटम, मतलब एक बार ने आपने लेट से अल्गो बेस्ड इवेल्युएशन किया, जिसमें कि कुछ फॉर्मूला के बेसिस पे आपने वो किया, उसके बाद फिर आप ह्यूमन इवेल्युएशन कर सकते हो, ठीक है। फिर कुछ डोमेन जहां मान लो कि मेडिकल डेटा है, या फाइनेंशियल है, या लीगल डॉक्यूमेंट है, वहां पर क्या होगा कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगा, वहां आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, है ना, कि अल्गो बेसिस, तो वहां ह्यूमन इवेल्युएशन मस्ट है, ठीक है, उस केस में। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, जैसे हमने देख लिया, एक्सपेंसिव हो सकता है, स्लो, और सब्जेक्ट टू, मतलब एक ही पॉइंट को हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट हो, है ना, मतलब एक आंसर को किसी को लग रहा है कि सही है, किसी और को लग रहा है वो गलत है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, ये। फिर दूसरा क्या है, एलएलएम एज अ जज। एलएलएम एज अ जज में क्या करते हो कि आपने एक आप बेसिकली एक प्रॉम्प्ट लिखते हो, ठीक है। उसमें क्या करते हो कि आपने क्वेश्चन दिया, आंसर दिया, और जो रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, जो वेक्टर डीबी से निकलता वो भी चीज दिया। अब एलएलएम को पता है कि ओके ये क्वेश्चन था, वेक्टर डीबी से ये निकल के आया, और जो आंसर एलएलएम ने जनरेट किया वो ये आंसर है, ठीक है। अब उसके बेसिस पे वो एलएलएम डिसाइड करेगा कि इसको स्कोर कितना देना है, ठीक है। तो मान लो कि ये एक था, ठीक है, यहाँ हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया, यू आर एन एक्सपर्ट इवेल्युएटर, रेट द फेथफुलनेस ऑफ द आंसर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। फेथफुलनेस क्या है, फेथफुलनेस होता है कि जो रिट्रीव मतलब जो हम वेक्टर डीबी से आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिकली जो आंसर जनरेट कर रहा है वो रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट से है कि नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे भी प्रॉम्प्ट में लिखा है, वेदर एवरी क्लेम इन द आंसर इज सपोर्टेड बाय द कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो हम वेक्टर डीबी से रिट्रीव कर रहे हैं, और यहाँ पेनलाइज फॉर एनी क्लेम नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये तीन चीजें पास करेंगे, और एलएलएम को बोल देंगे कि मतलब 5 तब देना जब ऑल क्लेम्स आर परफेक्टली सपोर्टेड बाय द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, ऑलमोस्ट ऑल क्लेम्स सपोर्टेड, मतलब अलग अलग नंबर हम वो कर सकते हैं कि 1 to 5 कब देना है, किस केस में क्या नंबर देना है, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन और आंसर हम दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल देखें, तो जैसे यहाँ लिखा है हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, ये क्वेश्चन था, जो वेक्टर डीबी से निकल के आया ये अलेक्जेंडर वाइल, ये आया, और जो जनरेशन हुआ वो क्या था, ये, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके पास क्वेश्चन भी है, कॉन्टेक्स्ट भी है, और आंसर भी है, तीनों को देखेगा, और उसके बेस पे नंबर क्या देगा, 1 to 5, ठीक है। उसको हम सेव करा लेंगे। ऐसे एक और कुछ और क्वेश्चन आया, उसका भी कॉन्टेक्स्ट होगा, आंसर होगा, और ऐसे करके मान लो 10,000 केसेस होता, तो इस केस में चीजें क्या हो सकती हैं, काफी फास्ट हो सकती हैं, ठीक है। फिर एक और है, जैसे पेयर वाइज कंपैरिजन है, कि इसमें एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, उस केस के लिए है, ठीक है। इसका प्रॉस क्या है, मतलब ये चीप हो सकता है ह्यूमन के कंपैरिजन में, ठीक है। नो ग्राउंड ट्रूथ रेफरेंसेस नीडेड, फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक चीज ये है। फिर एलएलएम हैज ऑन बायस, ये सब वो है, ठीक है। तो यहाँ पास ये क्या है, एलएलएम एज अ जज, ठीक है। फिर एक आता है, ये तो नहीं, हाँ, रेफरेंस फ्री इवेल्युएशन, जिसमें कि ग्राउंडनेस आता है, आंसर रेलिवेंस, कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस, परप्लेक्सिटी,
सेल वैल्यू। ठीक है, तो ग्राउंडनेस और फेथफुलनेस क्या होता है कि जो रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, जो आंसर आया है और जो रिट्रीव हुआ है वो कितना सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंडनेस। आंसर रेलिवेंस, हमने देखा है कि जो क्वेश्चन है और जो आंसर आ रहा है वो कितना मतलब रेलिवेंट है कि नहीं है। ठीक है, फिर कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस। ठीक है, आंसर रेलिवेंस और कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस। तो कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस क्या होता है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा और वेक्टर डीबी से जो चंक आए, ठीक है, वो चंक रेलिवेंट है कि नहीं है क्वेश्चन के बेसिस, उसको हम बेसिकली कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस बोलते हैं। आंसर रेलिवेंस क्या है कि जो क्वेश्चन है और जो जनरेशन हुआ है वो उससे रेलिवेंट है कि नहीं है, वो है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। एक आंसर रेलिवेंस मतलब जनरेशन का चेक कर रहे हैं, और कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस मतलब जब रिट्रीव कर रहे हैं उस चीज को चेक कर रहे हैं। फिर परप्लेक्सिटी क्या है, फ्लुएंसी। और सेल वैल्यू क्या है कि आंसर जो जनरेट कर रहा है वो डाइवर्स है कि नहीं है, उसको हम सेल वैल्यू से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे एक लाइब्रेरी है रागस, यहाँ पास भी बेसिकली अगर देखा जाए तो जो यूज होता है, यहाँ भी एलएलएम यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम देखेंगे कैसे हम कोई मतलब कोड के थ्रू हम कैसे ये जो फेथफुलनेस, आंसर रेलिवेंसी, कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंसी कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कुछ लाइब्रेरी हैं, जैसे रागास करके एक लाइब्रेरी है जिसके हेल्प से हम चेक कर सकते हैं बेसिकली कि जो भी पैरामीटर है, फेथफुलनेस, रेलिवेंस, प्रिसीजन, रिकॉल, ये सब हम चेक कर सकते हैं। फिर एक लाइब्रेरी है डीपीवेल, इससे भी हम चेक कर सकते हैं। ट्रू लेंस है, ये सब अलग है। तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो क्या है, ये रागास। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है मोस्ट पॉपुलर रैग इवेल्युएशन लाइब्रेरी। तो ये जो सारी चीजें जो हम देख रहे हैं जैसे कि फेथफुलनेस, रेलिवेंस, प्रिसीजन, रिकॉल, ये हमको नहीं करना, ये सारा मॉडल चेक कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन वापस एक बार जो रेलिवेंस अगेन जो पैरामीटर है, वापस एक बार आते हैं। तो यहाँ सबसे मेन है कि समझना कि जैसे कि जो टर्म है रेलिवेंस हो गया। ठीक है, तो दो तरह का रेलिवेंस होता है, एक कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस होता है और एक आंसर रेलिवेंस होता है। ठीक है, फिर एक और टर्म आता है ग्राउंडनेस और फेथफुलनेस। ठीक है, तो ये तीन टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये तीन टर्म है, कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस, आंसर रेलिवेंस, ग्राउंडिंग और फेथफुलनेस। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट हम बोलते किसको हैं, जैसे कि पहले भी हमने देखा कि सबसे पहले आते हैं मान लो कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस, तो कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस में मान लो कि जैसे कि व्हाट आर द की पॉइंट्स इन एआई समिट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, इसको हम क्वेरी बोलते हैं। अब ये गया वेक्टर डीबी से दिखेगा कौन सा चंक सिमिलर है, मान लो कि इसे 3 चंक निकाल दिया है ना, अब अलग अलग चंक में अलग अलग चीजें थी। तो मान लो कि चंक 1 में इससे रेलिवेंट चीजें आई। ठीक है, जो मतलब मेनली क्या है, आइडिया क्या है कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस का, कि जो ये चंक निकाल रहा है और ये जो क्वेश्चन है उसमें कितने रेलिवेंट है। मान लो कि एक क्वेश्चन है और इसमें 3 चंक में, दो में एआई समिट के बारे में बात की गई है, एक में बात नहीं की गई है। ठीक है, तो इसका रेलिवेंस हम क्या बोल सकते हैं, 2/3। ठीक है, मैं जस्ट ऐसा नहीं बोलूं कि एग्जैक्टली 2/3, पर ये जस्ट एक एग्जांपल की मतलब 70% मतलब 2/3, तो ये लगभग हो गया 66% एक्यूरेट है ना, 66% रेलिवेंट है।
ठीक है। मान लो कि एक ही चंक, मतलब 3 चंक में, एक चंक में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में बात की गई, बाकी में नहीं, तो उस केस में 1/3 33%। ठीक है। तो इस वे में इसको बोलते हैं बेसिकली कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लो कि सबसे पहले तो वेक्टर डीबी से आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, उसी चीज को आप पास करते हो जनरेशन के लिए, फाइनल आंसर के लिए। तो अगर यहाँ सही नहीं आ रहा है, मतलब इस चीज को भी चेक करना काफी जरूरी है। तो अ, इसको हम बेसिकली कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस बोलते हैं। सिमिलर टर्म ही होता है ये भी, जो ग्राउंडनेस और फेथफुलनेस जो है, ठीक है, यहाँ पास भी लगभग वैसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मान लो कि आपका क्वेश्चन है ना, आपने क्वेश्चन सेम जो लेट से आपने पूछा, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एम्परर, ठीक है, ये दिया, या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इन इंडिया। ठीक है। अब आंसर क्या आया आपका जो रैक सिस्टम, ओके, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आंसर आया। ठीक है। तो ये हो गया, ये तो क्या हो गया कि जनरेशन वाला था। ठीक है। ये क्या हुआ, जो एलएलएम फाइनली जनरेट कर रहा है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि ये क्वेश्चन सबसे पहले कहाँ जाएगा, वेक्टर डीबी में फाइंड आउट करेगा और देखेगा कौन से चंक में आंसर है। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, मान लो एक आदमी है जो कि ये देख रहा है, ये चंक देख रहा है और ये आंसर देख रहा है। ठीक है। अब ये दोनों के बीच में रिलेशन कुछ फाइंड आउट करता है कि, और इसके इसी को हम बेसिकली बोलते हैं ग्राउंडनेस या फेथफुलनेस। ठीक है। अब इसका स्कोर कैसे होगा, मान लो कि ये जो आंसर आ रहा है और यहाँ चंक में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ग्राउंडेड है या फेथ, मतलब हाई स्कोर दे सकते हैं ग्राउंडनेस और फेथफुलनेस का। अगर यहाँ जो आंसर जनरेट कर रहा है और इस चंक में, किसी भी चंक में वो आंसर है नहीं, ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हैं, वहां ग्राउंडनेस और फेथफुलनेस लो होगा। ठीक है। मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि इसमें है ही नहीं, ठीक है, इसका आंसर इसमें है ही नहीं, फिर भी ये जनरेट कर रहा है और हमने उसके लिए बनाया नहीं है। ठीक है। तो वहां पास ग्राउंडनेस और फेथफुलनेस काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मतलब मेनली कि चेक करने के लिए कि कितना जो आंसर है वो यहाँ से निकाल के दे रहा है, जो वेक्टर डीबी में स्टोर है। ठीक है। तो अगर हम ऊपर से सिंपल उसमें बोलें कि ये जो आंसर है, क्या ये आंसर हमारा जो पीडीएफ है जिसको हमने लोड किया है उससे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उस चीज को चेक करने के लिए जो पैरामीटर है उसको हम ग्राउंडनेस बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंडनेस या फेथफुलनेस। ठीक है। ये थर्ड, एक जो था आंसर रेलिवेंसी। ठीक है। तो आंसर रेलिवेंसी में क्या होता है कि आपने क्वेश्चन दिया, क्वेरी, और जो एलएलएम जनरेट कर रहा है, एलएलएम जनरेटेड आंसर। ठीक है। तो जैसे डायबिटीज वाला जो चीज आपने देखा था, ठीक है, तो कुछ आंसर आया था, तो ये हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो जो क्वेश्चन है उसको कंपेयर करते हैं और जो आउटपुट है उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है। इन दोनों कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन के बेसिस पे आंसर रेलिवेंट है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम पूछ रहे हैं डायबिटीज के, वो बता रहा है बीपी के बारे में, तो उस केस में वो रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आंसर रेलिवेंसी। ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। एक और टर्म इसी में प्रिसीजन का मैं बताऊंगा। आंसर रेलिवेंस तो हो गया। और एग्जांपल अगर देखना है तो मान लो कि जैसे ये फेथफुलनेस और ग्राउंडनेस है, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लेम्स इन आंसर सपोर्टेड बाय कॉन्टेक्स्ट, टोटल क्लेम इन आंसर। ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन था, द एफिल टावर इज लोकेटेड इन, सॉरी, द क्वेश्चन था हु बिल्ट द एफिल टावर एंड व्हेन। ठीक है। जो चंक निकाले था, द एफिल टावर इज लोकेटेड इन पेरिस फ्रांस एंड वाज बिल्ट बाय ये।
ठीक है, ये तो चंक था जो वेक्टर डीबी से निकल के आया। और जो एलएलएम आंसर जनरेट कर रहा, मान लो ये तीन अलग अलग आंसर होते, ठीक है। तो पहले केस में क्या हम क्या चेक कर रहे हैं, ग्राउंडनेस, ठीक है। आंसर ये आया और जो क्लेम किया गया था ये क्लेम था, ठीक है, जो वो, तो ये देखा दोनों के बीच में रिलेशन देखा और स्कोर दे दिया, ठीक है। ये क्या है, आंसर सिमिलर है, ठीक है। फिर यहाँ सेकंड आंसर क्या था, एफिल टावर वाज बिल्ट इन 1889 बाय एंड स्टैंड्स 324 मीटर टॉल, ठीक है। तो अब ये देखो कि कॉन्टेक्स्ट क्या था इसमें, ये सारी चीजें हैं, पर जो आंसर जनरेट कर रहा है उसमें ये हाइट भी दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर डीबी से आंसर निकला है उसमें हाइट का कहीं मेंशन नहीं है। तो इस केस में ये क्या है, फेथफुलनेस, मतलब ये ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ स्कोर लो देना चाहिए, ठीक है। जो बुक में आंसर है ही नहीं वो ये आंसर दे रहा है एलएलएम, ठीक है। तो उस केस में इस पे हम फेथफुलनेस से, फेथफुलनेस क्या हो गया, एक भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब भरोसे का जो स्कोर है ये बोल सकते हो वो कम है इसमें, ठीक है। फिर क्या है, थर्ड वाला क्या आंसर है, मान लो द एफिल टावर वाज बिल्ड बाय नेपोलियन इन 1800, ठीक है। अब इस केस में क्या है, यहाँ पास एक तो 1889 है और यहाँ ये क्या बता रहे हैं 1800, इस ये तो क्लेम टोटली रॉन्ग है, तो उस केस में क्या है, जीरो दे दिए स्कोर, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है ग्राउंडनेस का, ठीक है। फिर ये है दूसरा क्या है, आंसर रेलिवेंस। तो ये क्या है, मेजर हाउ रेलिवेंट एंड ऑन टॉपिक द जनरेटेड आंसर, जो हमने देखा था कि जो क्वेश्चन और जो आंसर आ रहा है वो कितने रेलिवेंट है। तो यहाँ बेसिकली रिलेशन किसके बीच में निकालेगा, जो क्वेश्चन है जो फाइनल आंसर जनरेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पास किस ग्राउंडनेस में किस चीज के बीच में रिलेशन निकालेगा, जो क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इसमें तीन चीजें आएंगी, क्वेश्चन, या तीन चीजें नहीं, मेनली इसमें आएगा जो कॉन्टेक्स्ट है और जो आंसर है, ठीक है, वो दोनों में कितना सिमिलरिटी है, वो यहाँ पास निकलता है ग्राउंडनेस में। और यहाँ पास जो क्वेश्चन है और आंसर के बीच में कितनी सिमिलरिटी है वो निकलता है, ठीक है। तो इसको हम आंसर रेलिवेंस बोलते हैं। फिर ऐसे कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, ठीक है, ये टर्म आता है। तो यहाँ पास अगर देखें, मेजर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिट्रीव चंक आर एक्चुअली रेलिवेंट टू आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो कहने का मतलब कि मान लो कि जो कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन है, ठीक है, आपने पूछा अगेन एआई समिट के बारे में, ठीक है। एआई समिट ये आपका क्वेरी था, ठीक है, क्वेरी। अब आपने तीन चंक, मतलब वेक्टर डीबी से मान लो 5 चंक निकाल दिए, मतलब के की वैल्यू हम 5 रख दी, हमारे ऊपर है। तो के की वैल्यू 5 रख दी, तो ये क्या करेगा, एआई समिट से रिलेटेड जो उसको लगेगा कि सबसे 5 टॉप 5 जो चंक हैं जिनका सिमिलरिटी स्कोर ज्यादा आएगा उनको निकालेगा। मान लो ये चंक 1 है, ठीक है, चंक 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो मान लो कि एआई समिट के बारे में, चंक 1 में एआई समिट के बारे में बात की गई, मैं राइट कर रहा हूं, अगर उसके बारे में बात की है। चंक 2 में भी बात की गई है, लेकिन चंक 3 में नहीं बात हुआ है, ठीक है। चंक 4 में भी और चंक 5 में भी बात नहीं हुआ, ठीक है। तो इस केस में जो कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन है वो क्या आएगा, 2/5, ठीक है, 2/5। तो दो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें 2 चंक में उसके बारे में बात की है, मतलब है चीजें, लेकिन जो 3 चंक है उसमें उसके बारे में बात नहीं की, मतलब ये नॉइस है, इसको नॉइस भी बोल सकते हैं। नॉइस कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड वो आंसर है ही नहीं, उसको हम नॉइस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे वापस डेफिनेशन में, मेजर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिट्रीव चंक आर एक्चुअली रेलिवेंट टू आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेलिवेंट चंक रिट्रीव। मान लो कि हमारे केस में 2 चंक थे जिसमें रेलिवेंट थे, ठीक है, जिसमें आंसर था, और टोटल चंक कितने रिट्रीव किए, 5। तो यहाँ पास कॉन्टेक्स्ट प्रिसिजन क्या आ जाएगा, 2/5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास जैसे एक एग्जाम्पल दिया, व्हाट कोजेस रेन,
ठीक है। अब 5 चंक है, ऐसे निकल के आता है चंक 1 2 3 4, मान लो 4 चंक निकले, ठीक है यहाँ पास। तो यहाँ पहले वाले में रेन इज कॉज्ड बाय ये, तो ये रेलिवेंट है। चंक 2 में देखो द अमेजन, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है पार्शली रेलिवेंट है, ठीक है। थर्ड चंक में क्या है, जूलियस सीजर वाज अ रोमन जनरल, ये रेन के बारे में बात ही नहीं कर रहा, तो ये नॉट रेलिवेंट। चौथे चंक में ये भी रेलिवेंट है। तो यहाँ पास देखा जाए तो कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन क्या हो गया 2/4, तो यहाँ 0.5, तो ये हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, ठीक है। ऐसे एक होता है कॉन्टेक्स्ट रिकॉल, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट रिकॉल में क्या होता है, मेजर हाउ मच ऑफ द ग्राउंडेड ट्रूथ आंसर इंफॉर्मेशन इज कवर्ड बाय द रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, measure how much of the grounded truth answered information is covered by the retrieve context, ठीक है। तो इसका एग्जांपल से देख लेते हैं। तो मान लो ये ग्राउंड ट्रूथ आंसर क्या है, रेन फॉर्म्स व्हेन वाटर वेपर कंडेंस इन ड्रॉपलेट इन क्लाउड, ये ठीक है। फिर रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट कवरेज क्या है, वाटर वेपर कंडेंस कवर्ड, ड्रॉपलेट फॉल्स व्हेन हैवी covered, formation details not explicitly in the context। तो मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब वो बुक में तो आंसर है, लेकिन जब आप रिट्रीव कर रहे हो वेक्टर डीबी से, तो वो जो पार्ट है वो नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। तो मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन का लेट से कि 5 अलग अलग जगह में उसका आंसर है, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, जब आप वेक्टर डीबी से रिट्रीव किए तो उसने 3 जगह का तो निकाल लिया आंसर, सही जगह से चंक निकाल दिया, लेकिन 2 जगह का चंक वो मिस कर गया, मतलब वो कहीं और गलत इंफॉर्मेशन का दे दिया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट रिकॉल, ठीक है। तो यहाँ यही बोल रहा है कि जो बुक में, मान लो ये ग्राउंड ट्रूथ आंसर, मतलब कहने का मतलब कि बुक में ये सारी चीजें हैं, मतलब रेन फॉर्म्स व्हेन वाटर, ये चीजें, ठीक है। लेकिन ये क्या किया कि जब ये चंक बनाया तो पहले चंक में ये चीजें निकाल दिया, जैसे कि वाटर वेपर ड्रॉप्स इन क्लाउड, ठीक है। दूसरा निकाल दिया ड्रॉपलेट फॉल्स व्हेन हैवी इनफ, ठीक है। थर्ड वाला जो है फॉर्मेशन डिटेल, ये चीजें इसमें मिसिंग है, ठीक है। नॉट एक्सप्लिसिटली, मतलब ये चीजें निकाला पर ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ग्राउंड ट्रूथ में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली कॉन्टेक्स्ट रिकॉल। फिर कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस तो हमने देखा है कि जैसे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछे लेकिन चंक 1 में तो ये दे रहा है, चंक 2 में और चंक 3 में मान लो कुछ ही अलग अलग बात की, तो इस केस में हम कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस निकाल लिए, ठीक है। ये तो ये मेजर किसको करेगा कि जो आपका क्वेश्चन है और जो आंसर निकला वेक्टर डीबी से वो कितने से रेलिवेंट है, ठीक है। फिर और भी मैट्रिक्स है, पर ठीक है। तो मैं जो ज्यादा फेमस है, जो ज्यादातर पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, सबको जानने की जरूरत नहीं है, पर ये चीजें हैं जो कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंस, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल, कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, ग्राउंडनेस, फेथफुलनेस, ये हो गया, ठीक है। फ्लुएंसी और ये उतना मैटर नहीं करता, पर ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम कोड के थ्रू करके देखेंगे कि कैसे ये सब चीजें, मान लो आपका रैक सिस्टम बन गया, कैसे इस चीज को इंटीग्रेट करना है कोड में, ताकि आप कोड के थ्रू ये सारी जो चीजें हैं जो हमने देखी, कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल, ग्राउंडनेस, फेथफुलनेस, रेलिवेंसी, ये सब हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है। तो ये जो दो बेसिकली डॉक है जिसमें कि सारी चीजें हैं, मैं ये शेयर कर दूंगा। और इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं एक्चुअल में, कि मेनली क्वेश्चन ऐसा होता है कि रैक से चालू होते हैं, अब लास्ट में उनका आइए कि ओके सब तो ठीक है, आपने इसको इवेलुएट कैसे किया, तो उसके लिए ये चीजें काम आती है, मतलब
ठीक है। और आपको खुद अगर कोई एप्लीकेशन बनाते हो उसमें कोई भी चैटबॉट या कुछ जिसमें कि रैक सिस्टम यूज हुआ है, तो उसको इवेलुएट करने के लिए ये सारी जो मैट्रिक्स हैं ये पता होना चाहिए कि क्योंकि आपको तो कैलकुलेट नहीं करना है, बेसिकली वो तो कोड ही कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट रिकॉल क्या होता है, ग्राउंडनेस क्या है, तभी आप जो इसको स्कोर है उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन ले पाएंगे कि उसमें और इम्प्रूव करना है या ठीक है। ओके, ठीक है। फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कल है सेम टाइम पे। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।